हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपने ये पढ़ के रखा हुआ है कि नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और काइंड्स क्या है, एग्जाम्पल सहित आपने सब कुछ पढ़ के रखा है। लेकिन ये नाउन एग्ज़ाम में आते किस तरीके से हैं, आज आपको ये पढ़ना है कि नाउन में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द रिच। अच्छा, द रिच का मतलब क्या है? रिच लोग, अमीर लोग। इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल, मतलब कि कई तरीक़ों से उनकी लाइफ इतनी पीसफुल, इतनी शांति से भरी नहीं होती है जैसे कि गरीबों की होती है। तो इसमें आपको कहाँ से एरर दिख रही है? आप लोग 5 सेकंड का टाइम लेके खुद सोचने की कोशिश करिए कि आपको क्या इस सेंटेंस में कहीं एरर दिख रही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पुअर्स के बदले पुअर का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि दैट ऑफ द पुअर का मतलब क्या होता है? द लाइफ ऑफ द पुअर। या तो यहाँ पर होना चाहिए द लाइफ ऑफ द रिच इज़ नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। यहाँ पर क्या है? पुअर्स लगा हुआ है, यानी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। आपके डी पार्ट में एरर है। यहाँ पर सिर्फ पुअर का यूज़ होगा, जिसका मतलब है द लाइफ ऑफ पुअर, यानी कि गरीब लोगों की लाइफ। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या है? ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेजेस। इसमें किस पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं। बैगेजेस, बैगेजेस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। बैगेज होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, और इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो सिर्फ बैगेज होगा यहाँ पर। ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेज, बैगेज का सिर्फ बैगेज होता है, बोरिया बिस्तर जो भी होता है। आप एस नहीं लगा सकते उसमें क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? राम सजेस्टेड टू मी that I should go to the nursery to bring some beautiful summer flowers। मतलब राम ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे नर्सरी जाना चाहिए कुछ सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर गर्मियों वाले फूल लाने के लिए। कौन से पार्ट में एरर है इसमें? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। आपके इसमें डी पार्ट में एरर है। समर्स फ्लावर्स की जगह समर फ्लावर्स होगा। जब हम कंपाउंड करके बनाते हैं, आपको बताया है कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम लास्ट वाले वर्ड में करते हैं। समर फ्लावर्स मतलब कि गर्मियों के फूल, तो फ्लावर्स। अच्छा, इसमें एस पहले से ही लगा हुआ है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा देंगे, एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी, समर फ्लावर्स। नेक्स्ट देखते हैं। रिया डिड नॉट अप्रूव of her son raising stupid questions and thereby vexing the tutor। no error। अब आप ये देखिए कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, यहाँ पर एक मीनिंग भी है, वेक्स। वेक्स का मतलब होता है परेशान करना, कि जो उसका रिया का बेटा है वो अपने ट्यूटर को, यानी कि ये जो टीचर है, उनको फालतू के स्टूपिड क्वेश्चंस पूछकर परेशान कर रहा है। ओके, इसके कौन से पार्ट में एरर है? तो इसके बी पार्ट में एरर है। कैसे एरर है? सन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। सन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि जीरंड के पहले पॉसेसिव केस होता है। अब यहाँ पर जीरंड क्या है? सन। सन आपका नॉर्मल है, सन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और जीरंड आपका रेजिंग है, रेजिंग के पहले जो है सन, इसके पहले अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉसेसिव केस क्यों होगा जीरंड के पहले? अच्छा, अब जीरंड से क्वेश्चन ये आता है आपका कि जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों तो देखने में एक जैसी लगती है, तो आपको पहचानना कैसे है कि जीरंड होता क्या है? वो आपको बस थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ स्टेडली इंक्रीजिंग। जो एक्सीडेंट्स का अमाउंट है, यानी एक्सीडेंट की जो संख्या है, वो दिन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। इसके कौन से पार्ट में एरर है? ओके, चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि जो द अमाउंट वर्ड है, इसका यूज़ हम मात्रा के लिए करते हैं। मात्रा मतलब कि हम जब काउंट करना होता है हमें, लेकिन वो काउंट करने वाली चीज़ें होती नहीं हैं।
अब द नंबर का यूज़ हम संख्या के लिए करते हैं, जो एक्सीडेंट है उसको तो हम नंबर्स में काउंट करेंगे ना, मात्रा तो उसकी कोई होती नहीं है, और अमाउंट का मतलब तो हम मात्रा के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स है इसके पहले द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होगा, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, When I arrived at the gate of his house, I found his locking up the door. मैं जब उसके गेट पर पहुंचा, उसके घर के गेट पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वो दरवाज़ा बंद कर रहा था। कौन से पार्ट में एरर है इसके? चलिए देखते हैं। इसके सी पार्ट में एरर क्या है? हिज के बदले हम हिम यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लॉकिंग पार्टिसिपल है। अब आपको ध्यान से देखना है पार्टिसिपल क्या होता है। आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर। अब यहाँ पर हम हिम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि लॉकिंग पार्टिसिपल है, जीरंड नहीं है। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है जिसके पहले एक ऑब्जेक्टिव केस यूज़ ज़रूर होता है। लेकिन जीरंड क्या होता है? वो नाउन की तरह काम करता है जिसके पहले पॉजेसिव केस यूज़ होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों के लास्ट में आईएनजी लगा होता है, इसलिए डिफरेंस उसमें डिफरेंस देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ये समझने में कि दोनों में अंतर क्या होता है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, उसके पहले एक एडजेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस ज़रूर यूज़ होता है। जीरंड नाउन की तरह काम करता है जिसके पहले पॉजेसिव केस यूज़ होता है। इसको याद कर लीजिए, पॉजेसिव केस, जीरंड और नाउन, पार्टिसिपल, ऑब्जेक्टिव केस और एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नाउन, पॉजेसिव। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। शी फाउंड हिम वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा, वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी होती है तो ये जीरंड है, ठीक है। और शी फाउंड हिम वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग क्या है आपका? पार्टिसिपल है। अब जैसे आपने ऊपर देखा था ना, पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे कैसे काम कर रहा है? शी फाउंड हिम ऑन द रोड भी हो सकता है सेंटेंस की, उसने उसे रोड पर देखा या रोड पर पाया। अब यहाँ पर एक कैसे देखा? वॉक करते हुए देखा। तो ये जो वॉक है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो पर्सन वहाँ पर वॉक कर रहा था। तो पार्टिसिपल मतलब कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं हम आप। अच्छा, एक डिफरेंस और है, जब हम जीरंड का हिंदी में अर्थ देखते हैं तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है, उसके अंत में ना, नी, ने ऐसे निकलता है। जैसे टहलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और यहाँ पर क्या होता है? टहलते हुए, ये काम करते हुए, ऐसा करते हुए, मतलब इस टाइप से उसका अर्थ निकलता है। वैसे तो आपको ऐसे ही याद करना है कि जब एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं तो पार्टिसिपल होता है, और यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में होता है, जीरंड नाउन के रूप में यूज़ होता है। आपको बस ऐसे याद करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स, अ कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइजेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। मतलब कि पब्लिक की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है कि वो क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और प्राइजेज़, अपने जो प्रोडक्ट के प्राइजेज़ है उसको कम करेगी। तो इसके कौन से पार्ट में एरर आपको समझ में आ रही है? कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स, द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइजेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, इसके बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या एरर है? पब्लिक्स डिमांड्स। अब पब्लिक्स डिमांड्स की जगह हम पब्लिक डिमांड्स यूज़ करेंगे। फिर से यही है कि डिमांड्स में एस लगा हुआ है तो इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का सिंबल यूज़ करेंगे, और पब्लिक के साथ हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब कंपाउंड करके वर्ड बनता है तो कंपाउंड नाउन में लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। रमेश इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। रमेश ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो गया है कहाँ? वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंसेस, मतलब मिनिस्टर के जितने भी रेजिडेंसेस हैं ढेर सारे, उनमें से किसी एक पर वो गया है और वहाँ सारी रात रुका है। कौन से पार्ट में एरर आपको समझ आ रही है इसमें? ओके, देखते हैं। इसके सी पार्ट में एरर है। वन ऑफ के बाद यदि दो नाउन यूज़ होते हैं तो फिर
वन ऑफ के बाद यदि दो नाउन्स यूज़ होते हैं, मतलब अगर दो नाउन साथ में यूज़ होते हैं, तो हम उनका पोजीशन जो बताते हैं, उनकी ओनरशिप जो बताते हैं, वो हम अपॉस्ट्रोफी एस से नहीं बताते हैं, बल्कि ऑफ से बताते हैं। मतलब कि यहाँ पर है वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, तो यहाँ पर हम जो बताएंगे उनका ओनरशिप वो कैसे बताएंगे, ऑफ से, वन ऑफ। अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऑफ लगाते हैं। वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिडेंसेस, दैट्स इट, मिनिस्टर के रेजिडेंसेस में से एक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी माइजरेबल बिकॉज दे कांट सी वॉट हैपन्स अराउंड देम। जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही दयनीय होती है। माइजरेबल मतलब दयनीय होती है, क्योंकि वो नहीं देख सकते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो कौन से पार्ट में एरर है इसके? ओके, इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्योंकि द ब्लाइंड्स लाइफ नहीं होगा, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि द के बाद एडजेक्टिव का जो यूज़ होता है वो प्लूरल नाउन के अर्थ में जब किया जाता है ना, तो प्लूरल नाउन का जब अर्थ होता है वो जाति बताने के लिए होता है, लेकिन इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। रिलेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। अब हमें रिलेशन क्या बताना है? लाइफ, लाइफ का रिलेशन ब्लाइंड लोगों, द लगा है, द ब्लाइंड मतलब जो पूरी ब्लाइंड लोगों की कम्युनिटी, हम पूरी सबकी बात एक साथ कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक ब्लाइंड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ है वो बता रहे, लाइफ वर्ड का यूज़ पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑफ लगेगा। कैसे? क्योंकि रिलेशन नहीं बताना है। अपॉस्ट्रोफी एस का हम तभी काम करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे जब रिलेशन बताना हो। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम तभी करेंगे जब उनके जाति के बारे में या उनकी कम्युनिटी के बारे में, ऐसे कास्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक के बारे में कुछ बताना होगा। लेकिन यहाँ पर पूरे जो रिलेशन बताया जा रहा है वो सारे ब्लाइंड का है, यानी लाइफ वर्ड का रिलेशन सारे ब्लाइंड लोगों के साथ में है। ये सेंटेंस जो है सबके ऊपर सेम तरीके से एप्लीकेबल है, रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम दा के साथ एडजेक्टिव का यूज़ प्लूरल नाउन के अर्थ में करते हैं तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर, यानी कि पुअर लोगों की आर्थिक स्थिति। द हॉबीज़ ऑफ द रिच, अमीर लोगों की आदतें, हॉबीज़। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो ये रिलेशन बताया जा रहा है उसके साथ हम ऑफ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सारे पुअर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन और सारे रिच लोगों की हॉबीज़। ओके, नेक्स्ट। द बिल्डिंग्स रूफ needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। यानी कि जो बिल्डिंग की छत है उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज वरना वो गिर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। कौन से पार्ट में एरर है? ओके, लिखते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ की जगह द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि अपॉस्ट्रोफी एस हम नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाते हैं, हम ऑफ का यूज़ करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। राम लिव्ड इन अ 200 years old हाउस इन दिल्ली। राम रहता था एक 200 साल पुराने घर में दिल्ली में। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? ओके, देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है इसके। 200 ईयर की जगह, ईयर्स की जगह 200 ईयर यूज़ होगा, मतलब ईयर्स की जगह सिर्फ ईयर यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद कार्डिनल एडजेक्टिव लगता है और उसके बाद, सॉरी यहाँ पर एक हाइफन लगेगा 200 के बाद, ईयर्स के पहले। अगर इसके बाद हाइफन लगा के हम कोई भी नाउन लिखते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। 200 ईयर ओल्ड हाउस, यानी 200 और ईयर के बीच में एक हाइफन है, डैश का निशान। नेक्स्ट आपका है द रिपोर्टर गेव मी 3 important informations आई हैड बीन वेटिंग फॉर 4 months। मतलब उस रिपोर्टर ने मुझे 3 ऐसी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस दी हैं जिसके लिए मैं 4 महीनों से वेट कर रहा था।
कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको? ओके, देखते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की जगह 3 इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जैसा कि आपको बताया है नाउन में कि ये इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर है तो प्लूरल नहीं बनेगा इसका, इसीलिए जब हमें इससे यूज़ करना होता है तो पीस ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द न्यू ऑफिस लोकेटेड इन पुणे। यानी कि जितना भी फर्नीचर है वो नए वाले ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो पुणे वाला ऑफिस है, पुणे में स्थित है, पुणे में लोकेटेड है वो ऑफिस, और वहाँ पर सारा फर्नीचर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको? ओके, देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर का यूज़ होगा, सेम है, इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है फर्नीचर। जैसे इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे ही फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, व्हेन राम एंड श्याम केम अक्रॉस सीता। जब राम और श्याम सीता से मिले, दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और थोड़ी देर बातें करी। कौन से पार्ट में एरर है? ओके, देखते हैं। वन अनदर की जगह वन अनदर्स होगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तीनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो वन अनदर की जगह वन अनदर्स का यूज़ होगा, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा वहाँ पे। ओके, लास्ट सेंटेंस आपका है, देखते हैं। द चीफ सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। यानी कि चीफ ने कहा कि वो अप्रिशिएट करता है कि जो उसका सारा स्टाफ आ रहा है टाइम पर और उन्हें कोऑपरेट कर रहा है। कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको, या फिर एरर नहीं है? ओके, देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके बीच बीच में देख लिया करिए कि आप एरर ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ओके, देखते हैं। स्टाफ्स जो है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। क्यों होगा? सेम वही है कि कमिंग जो है वो जीरंड है, और जीरंड के पहले पॉजेसिव केस यूज़ होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। समझ में आ गया? और स्टाफ्स जो है आपका वो एस उसमें पहले से लगा है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का सिंबल यूज़ होगा यहाँ पर। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि नाउन पढ़ने के बाद किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरर में, एग्जामिनेशन में। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सिंगल डाउट हो इंग्लिश में किसी भी पोर्शन से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, इवन इंग्लिश के बाहर कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।